जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी को पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी इस चैप्टर का नाम है। और लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, आखिर विश्व के सभी देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश होने का दावा क्यों करते हैं, और भी तमाम सवाल। और जो इसके पहले के जो टॉपिक हैं उसको मैंने अपने वीडियो फर्स्ट और सेकंड में डिस्क्राइब कर दिया है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, जो कि लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर every 5 years for electing the country's parliament called Quango Renmin Daiyao Dahui नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अर्थात कि चाइना देश में हर एक 5 वर्ष पर चुनाव होता है और वहाँ की संसद को ये अधिकार होता है कि वो अपने राष्ट्रपति का चयन करें, जिसका नाम जो है वो चाइनीज़ में अगर मैं प्रोनाउंसिएट करूँ तो क्वांगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई कहा जाता है, और इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है। तो ये वहाँ के संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि वो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि उस संसद है उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने देश के राष्ट्रपति का चयन कर पाए। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और इस संसद में पूरे चाइना देश से लगभग 3000 सदस्य चुनकर आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ सदस्य जो कि आर्मी से भी उठकर आते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि चुनाव को कंटेस्ट करने के पहले जो भी कैंडिडेट है उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अर्थात कि जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आपको अप्रूवल देगा, आपको एग्री करेगा, और आपको अप्रूवल देने के बाद ही आप वहाँ के चुनाव को कंटेस्ट कर सकते हैं। अर्थात कि अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आपको अप्रूवल नहीं देता है तो यू कांट कंटेस्ट द इलेक्शन। Only those who are the member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3। और 2002-3 की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करने वाले मेंबर, और साथ ही साथ कुछ अन्य 8 छोटी पार्टियां थीं, लेकिन वो भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही काम करती थीं। उन्हीं के सदस्य वहाँ पर चुनाव में शामिल हुआ करते थे। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर जो सरकार बनती थी और अभी भी जो बनती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनता है। ये कहानी आप बस ध्यान सुने, आगे निष्कर्ष और मिलेगा। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अब देखा जाए तो मैक्सिको को 1930 में आज़ादी मिल जाता है। उसके बाद प्रत्येक 6 साल पर ये अपने यहाँ चुनाव कराते हैं ताकि अपने राष्ट्रपति का चयन कर सकें। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, और वहाँ के देश में कभी भी डिक्टेटर रूल देखने को नहीं मिला। बट अनटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाई पार्टी कॉल्ड PRI। इसका ठीक उल्टा फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अर्थात कि 2000 के बाद यहाँ पे देखने को मिला कि PRI पार्टी ही हमेशा चुनाव जीता करते थे। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। और ऐसा नहीं है जैसे चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी देखने को मिला जो कि कम्युनिस्ट पार्टी था, अन्य पार्टी भी वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन वो सारे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही काम कर रहे थे। और मैक्सिको में क्या है कि PRI पार्टी है और अन्य पार्टीज भी यहाँ पे है, लेकिन वो चुनाव भी कंटेस्ट करते हैं, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाते हैं वहाँ पे। द PRI वॉज नॉन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब इसके पीछे कारण ये था कि जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, जिसको हम PRI पार्टी के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को वहाँ पे प्ले किया करते थे ताकि वो अपने इलेक्शन को जीत पाएँ। और वो ट्रिक क्या था, तो ध्यान से देखो। All those who were employed in government offices had to attend its party meeting।
यानी कि वो सभी सरकारी कर्मचारी जो सरकार के अधीन काम करते हैं उनको ऊपर दबाव था, और वो दबाव इस बात का था कि वो किसी भी कीमत पर जो पीआरआई पार्टी के द्वारा मीटिंग कराया जाएगा उसमें वो शामिल होंगे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई, और जो सरकारी अध्यापक हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं उनके ऊपर दबाव था कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता पर दबाव डालें कि वो अपना वोट जो है वो पीआरआई पार्टी के नेताओं को ही दें, यानी कि पीआरआई पार्टी के समक्ष ही दें अपने वोट को, यानी कि उन्हीं के पार्टी को वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दम, और वहाँ की जो मीडिया थी वो ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज ही करती थी, उनकी आलोचना ही करती थी, बल्कि उनके द्वारा उठाए गए सवाल को ये लोग अनदेखा भी किया करते थे। अब आगे देखो, सम टाइम द पोलिंग बूथ्स वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट दियर वोट। द PRI स्पेंट a large sum of money in the campaign for its candidates। अब क्या हुआ कि ये जो PRI पार्टी है वो देखते थे, सपोज करो कि अगर वार्ड नंबर 1 से लेकर 5 तक में PRI पार्टी का एक भी वोट नहीं है तो वो क्या करते थे, वहाँ के वोटर बूथ से जितने भी मशीन वहाँ पे हुआ करते थे वो सबको शिफ्ट करा दिया करते थे वो लोग। मतलब कि जहाँ इनको वोट नहीं मिलता था ऐन वक्त पर वहाँ के सारे सिस्टम को उठाकर ये किसी और जगह शिफ्ट कर दिया करते थे, और जिसकी वजह से लोग उस समय वोट नहीं डाल पाते थे, और यही कारण था कि ये हमेशा वहाँ पे चुनाव जीत जाते थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पैसे अपने चुनावी अभियान के दौरान खर्च भी क्या करते थे, और यही कुछ डर्टी ट्रिक्स था जिसको प्ले करके यहाँ पर जो PRI पार्टी है वो हमेशा चुनाव को जीत जाया करती थी। अब इस चीज़ को मैं एक लाइन में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोनों कहानी को मैं एक जगह जोड़ देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि चीन की संसद को कवांगुओ रैमिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्या नाम था इसका, हाँ, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। अब देखा जाए तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव तो होता था, और साथ ही साथ इस संसद को देश के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अधिकारिक होते थे, यानी कि ये संसद देश के राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते थे, देश के राष्ट्रपति को नियुक्त कर सकते थे। और इस पार्टी में लगभग 3000 सदस्य थे। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती थी, और चुनाव लड़ने से पहले वहाँ पर चुनाव कंटेस्ट करने वाले जितने भी मेंबर हैं उन सबको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती थी। और 2002 और 3 में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध में रहने वाले जो कुछ छोटे छोटे पार्टीज़ के मेंबर थे वही चुनाव में शामिल भी होते हैं, और उनको आदेश भी मिलता है, अनुमति भी मिलता है। और इस तरीके से वहाँ पे जो सरकार है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही बना करता था। वहीं पे देखा जाए मैक्सिको की तो 1930 में इनको आज़ादी तो मिल जाता है, और प्रत्येक 6 वर्ष बाद ये राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव भी कराते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या फिर तानाशाही शासन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI पार्टी ही वहाँ पर चुनाव जीत जाती है। अब इसके पीछे का कारण ये था कि दूसरे पार्टी के लोग वहाँ पे चुनाव तो कंटेस्ट करते हैं लेकिन बेचारे कभी जीत नहीं पाते हैं। कारण ये था कि वहाँ पर जो PRI पार्टी था वो अलग अलग प्रकार के डर्टी ट्रिक्स को फॉलो किया करते थे, जिनमें देखा जाए तो जो भी सरकारी कर्मचारी थे उनको फोर्स किया जाता था, दबाव दिया जाता था कि वो जब कभी भी PRI पार्टी के द्वारा मीटिंग कंडक्ट कराया जाएगा वो उसमें आएंगे। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों को पार्टी के बैठकों में आना अनिवार्य था। साथ ही साथ सरकारी स्कूल के जो अध्यापक थे वो अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप के ऊपर दबाव डालते थे कि उनका वोट PRI पार्टी में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक यहाँ के मीडिया का सवाल है तो वो विपक्षी दलों का लगातार आलोचना करते थे, और उनके द्वारा जो सकारात्मक सवाल उठाया जाता था उसे वो अनदेखा भी करते थे। अब उसके बाद अगला जो डर्टी ट्रिक क्या था कि कई बार तो ये लोग अंतिम समय में जो मतदान केंद्र होता है उसे हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया करते थे। जैसे मान लो
कि ये एक जगह है, 1 से लेकर 5 तक का कोई जगह है जहाँ पर PRI पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिलने वाला है, 100 में से 5 वोट मिलने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे, तुरंत ही उसे उठाकर वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे और जिसके वजह से इनके पार्टी के अगेंस्ट जो वोट मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके वजह से ये लोग चुनाव जीत जाया करते थे। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स, यानी कि इस एग्जाम्पल को देखने के बाद क्या हम समझ सकते हैं कि वहाँ के नेताओं का जो चयन है वो वहाँ की जनता के द्वारा हो रहा है। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम समझ चुके होंगे कि नहीं, वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चाइना में क्या था कि चाइना में ऑप्शन ही नहीं है। आपको कहीं जाना है, सपोज करो आप अभी पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कूल दिखाई पड़ रहा है और आपके क्षेत्र में एक ही स्कूल है, तो वो स्कूल चाहे कितना भी ज़्यादा फीस ले आपको वहीं पे पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो, यानी कि आपके पास वहाँ ऑप्शन नहीं है। ठीक दूसरी तरफ देखा जाए कि मैक्सिको के उदाहरण में ऑप्शन तो था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चाइना में ऑप्शन ही नहीं है, किसी को भी वोट दे रहे हो, यानी किसी भी रास्ते से आप जा रहे हो पहुँच एक ही जगह रहे हो। और मैक्सिको में कई सारा रास्ता है लेकिन आपको हमेशा एक ही रास्ते पर चलने के लिए बाधित कर दिया जाता था, यानी कि कई सारे पार्टीज़ के लीडर तो थे लेकिन हमेशा वोट एक ही पार्टी में जाके गिरता था। ये वहाँ का सिस्टम था। अब इसको देखने के बाद हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, यानी कि चाइना के चुनाव में जो वहाँ की जनता को कोई भी वास्तविक और गंभीर चयन करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट, उनको सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी के सदस्य को चुनना पड़ता था जो कि वो खुद से चुनकर भेजे हैं, जिसको कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनकर भेजा है। In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. और मैक्सिको का उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें सीख ये मिलता है कि उनके पास चयन करने का मौका तो दिया गया है लेकिन वास्तविक रूप से चयनित करने के लिए उन्हें भेजा ही नहीं गया, यानी कि कई सारे रास्ते हैं लेकिन उनको बांध दिया गया कि आपको एक ही रास्ते पे चलना है। कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आपको इसी ऑप्शन को चुनना है, चारों तरफ से उनको घेर लिया गया। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था कि PRI पार्टी को हरा पाए, क्योंकि आपको वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। अब उसके बाद देखा जाए तो जो लोग उसके विपरीत थे और सही तरीके से वोट नहीं डाल पा रहे हैं और अपने समझ से अपने विचारों के द्वारा किसी भी नेता को नहीं चुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं कहलाएगा। और फिर हमने यहाँ पे सेकंड फीचर के बारे में देखा और समझ चुके होंगे लोकतांत्रिक के सेकंड फीचर के बारे में कि होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, यानी कि लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ चुनाव को यानी कि इलेक्शन को कंटेस्ट कराना ही एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे भी कई सारे नियम होंगे। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो इलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं लोगों को एक रियल चॉइस देगा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के मध्य में। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज देयर चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश टू, और वहाँ पे जनता को मौका भी मिलेगा कि वो जिसे चाहे वहाँ का शासक बनाए और जिसे चाहे वहाँ के शासक से हटा सके। अर्थात कि लोकतांत्रिक देश में जो जनता है उसको कहीं ना कहीं ऐसा अधिकार होता है कि जिसे चाहे हम शासक बना पाएँ और जिसे चाहे अपना शासक ना बनाएं, वहाँ से हटा दें। जैसे मैं बात करूँ अपने पास्ट की, तो आज से पहले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कोई और हुआ करता था और आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो सकता है आपके स्टेट में भी वहाँ के CM कोई और हुआ करते थे। अगर मैं दूसरी बात करूँ और निम्न स्तर के उदाहरण लूँ तो आपके यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इवन हम लोग चेयरपर्सन, चेयरमैन, मेयर वगैरह, इन सब के चुनाव की अगर बात करें तो हो सकता है कि आपके यहाँ आज से पहले कोई और हुआ करते थे और आज कोई और है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके यहाँ की जनता के पास अधिकार है कि वो जिसे चाहें वोट देकर अपना लीडर चुन सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, और जिसे चाहें अपना वोट ना देकर उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव पद से हटा सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक जनता के पास, जनता के हर एक लोकतांत्रिक देश में
जनता के पास ऐसा अधिकार होता है। सो हम एक लाइन में इसे कह सकते हैं कि वो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। अर्थात कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, निष्पक्ष रूप से होता है, और जहाँ के लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएँ, और ये भी अधिकार होता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ से हटा पाएँ। और कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे चुने जा चुके हैं उनको भी हारने का डर होता है। यही तो कारण है, इसीलिए और इसी डर से वो लगातार अच्छे काम करते रहते हैं ताकि वहाँ की जनता उन्हें एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन सके। तो कुल मिला के चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम समझ चुके होंगे कि लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, जहां की जनता के पास अधिकार हो वोट डालने का, जहां की जनता के पास अधिकार हो अपने नेता को चुनने का, और जहां की जनता के पास अधिकार हो कि वो अपने नेता को किसी भी पद से हटा सकें। सो वी कैन से इन अ डेमोक्रेटिक country, election must be free and fair where the people have right or power to choose their representatives